नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हिंदी का मॉडल पेपर 20वां आज अपना रहेगा। 19 मॉडल पेपर हिंदी के कर चुके हैं पूरे सिलेबस में से। और साथियों, एग्ज़ाम तक लगभग 50 मॉडल पेपर मैं आपको हिंदी के करवा दूंगा, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है अपने पेपर्स की कि आपको सभी पेपर्स बिल्कुल आपका जो पैटर्न है उसी हिसाब से मिलेंगे। यानी कि यूनिट नंबर 1 में जिन टॉपिक से प्रश्न आने हैं आपके उन्हीं टॉपिक्स में से प्रश्न लिए गए हैं। यूनिट नंबर 2 में जिन टॉपिक से प्रश्न आएंगे उनमें से लिए, और यूनिट नंबर 3 में अलग से जिन टॉपिक से प्रश्न आते हैं उनको लिए गए हैं। और आपकी टीचिंग मेथड्स के भी प्रश्न लिए गए हैं 15 नंबर के। तो देखिए साथियों, बिल्कुल आपका परीक्षा पैटर्न को इसमें फॉलो किया गया है। बिल्कुल एक ही चीज़ की कमी ये छोड़ी गई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समय लगता है कि पैराग्राफ लिख करके अपन पेपर बनाएं। तो अपने को हालांकि पैराग्राफ में से भी जो आंसर संधि समास वगैरह उसी हिसाब से छांटने होते हैं, तो वो सीधे प्रश्न भी अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मार्केट में ऐसा कोई भी मॉडल पेपर साथी अवेलेबल नहीं है जो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपको हिंदी का मॉडल पेपर अवेलेबल करवाता हो, एक भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन मैटर है, अभी मैं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अच्छी पुस्तकों से, अपने जो राजस्थान बोर्ड में चलती है उन पुस्तकों से तैयार किया गया मैटर है। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। और निश्चित ही अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मॉडल पेपर को, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है, गवीस का ठीक संधि विच्छेद किस क्रमांक पर है? गो प्लस ईस, दूसरा है गो प्लस ईस, तीसरा भी आपका दे रखा, चौथा ऑप्शन बी। तो सही उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गो प्लस ईस। ठीक है, गो प्लस ईश। ठीक है, ये गवीस आपका रहेगा। अब इसमें होगा क्या, देखिए, गव अव निकल रहा है यहाँ पे, है ना, साफ शब्दों में। तो वहाँ अपन अयादी संधि का सब लोग जानते हैं, किसका एग्जाम्पल है, अयादी संधि का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा, अयादी स्वर संधि का ये उदाहरण रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला आपका प्रश्न, रेलगाड़ी का समास विग्रह होगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, या रेल और गाड़ी। तो देखिए साथियों, रेल गाड़ी का समास विग्रह जो होगा वो होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी कहलाएगी। और इसमें जो आपका समास है वो है लुप्त पद। ठीक है, लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, इसमें आपका समास जो वो रहेगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी का समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, लुप्त पद समास इसमें मित्रों, लुप्त पद तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, प्रति उपसर्ग के योग से बना शब्द है प्रीतिकर, प्रत्याशा, परीक्षा, प्रतीकात्मक। तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द अपने को पूछा है, तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्याशा। प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा। ठीक है, प्रति प्लस आशा, ये रहेगा आपका प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही उत्तर यहाँ पे मित्रों रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द क्या है? क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध और क्रोधित। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द आपको बताना है, क्रोधी है, क्रुद्ध है, क्रोध है, या क्रोधित। तो मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा क्रोध। क्रोध जो है उसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी कोई सा भी क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोधित, या आपके जो है वो संज्ञा शब्द नहीं होंगे, है ना। क्रोधी स्वभाव तो एक विशेषण हो सकता है क्रोधी। क्रुद्ध व्यक्तित्व का धनी, तो क्रुद्ध भी एक विशेषण हो सकता है। क्रोधित व्यक्ति, तो क्रोधित भी एक विशेषण है। लेकिन क्रोध जो है वो भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा, क्या मित्रों, भाववाचक संज्ञा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर इसका रहेगा। उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे। अगला आपका प्रश्न, टोकरी में मीठे संतरे हैं। मीठे शब्द कौन सा विशेषण है? मीठे संतरे हैं, संतरों का गुण बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? गुण बताया जा रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, सीता दही खाती है, रेखांकित शब्द का लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, या कोई नहीं। देखिए साफ शब्द में लिखा हुआ सीता दही खाती है। अब यहाँ पे दही का आपको लिंग बताना है। ठीक है, रेखांकित पद में लिंग कौन सा? दही शब्द के नीचे रेखा लगी हुई है, तो दही में कौन सा लिंग है मित्रों?
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, आपका पुल्लिंग। ठीक है, सीता दही, दही जो होता है वो पुल्लिंग में आता है। ठीक है, दही क्या आता है, पुल्लिंग में आता है। सीता के लिए खाती शब्द प्रयुक्त किया गया है यहाँ पे, है ना। सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन दही जो वो किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। तो दही पुल्लिंग शब्द है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा, वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागण। तो सही बहुवचन इसका होगा वर्षा। वर्षा जो है वो बहुवचन ही होता है अपने आप में। तो 7 के प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही आपका होगा। ये एक वचन और बहुवचन रूप दोनों में एक ही तरह से काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, वाक्य में प्रयुक्त काल का नाम बताइए। हेतु, हेतुमद भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल या संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, यानी कि उसने मेहनत भी नहीं की और वो सफल भी नहीं हुआ। तो पुरानी बात है, भूतकाल की बात है, संदिग्धता की बात नहीं है। यहाँ पे संदिग्ध थोड़ी है कोई चीज़, वो तो स्पष्ट है कि वो उसने न तो मेहनत की और न वो पास हुआ। तो ये तो आपका हेतु, हेतुमद का भूतकाल का रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर मित्रों यहाँ पे आपका रहेगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है, प्रतिनिधि। देखिए यहाँ पे प्रतिनिधि शब्द को 4 अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब प्रतिनिधि शब्द में कौन सा शब्द जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपका जो सही शब्द है प्रतिनिधि में वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सभी की सभी मात्राएं जो वो छोटी मात्राएं प्रतिनिधि में आती हैं आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपने को सही करना होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो एक जैसे ही हो गए हैं। ठीक है, तो 2 और 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे ऑप्शन हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा, और चौथे ऑप्शन में ये बड़ी मात्रा थोड़ी सी अलग है, बाकी ये दोनों एक जैसे हो गई है ना। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अशुद्ध हैं ये भी। लेकिन प्रतिनिधि का सही जो शुद्ध जो रूप होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शुद्ध पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो वो सही रहेगा, प्रतिनिधि। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से पतड़ों का अर्थ है। पतड़ो राजस्थानी भाषा का एक शब्द है पतड़ो। पतड़ो देखना यानी पंचांग देखना। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही होगा साथियों, पतड़ो यानी पंचांग। ऑप्शन 1 जो वो बिल्कुल सही उत्तर है। पेड़ का एक पत्ता नहीं है पतड़ो, खाना खाने का पात्र भी नहीं है, पत्ते से बना पात्र भी नहीं है। पतड़ो क्या है आपका, पंचांग होता है। पंचांग को पतड़ो बोला जाता है राजस्थानी भाषा में। अपन देसी भाषा में इसको काम में लेते हैं। अलग अलग स्थानों पे राजस्थान में भी अलग अलग शब्द है। जो शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है वो पतड़ो शब्द जो है वो प्रचलित है। अगला प्रश्न, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभी अपनी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, यूनिट नंबर 2 में आपने देखा होगा कि इसमें लिंग से संबंधित प्रश्न था, वचन से संबंधित प्रश्न था और आपका काल से संबंधित प्रश्न था, और साथ में राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न था। और इसके अलावा बात करें तो साथियों शब्द शुद्धि भी थी। ठीक है, शब्द शुद्धि भी अपने इसमें है, तो शब्द शुद्धि भी थी। अब देखिए साथियों, ये 5 टॉपिक से 5 प्रश्न आते हैं आपकी यूनिट नंबर 2 में, और इसी प्रकार एग्जाम में आएंगे। यूनिट नंबर जो 3 है उसमें एक तो अल्प विराम, लोकोक्ति, मुहावरे और वाक्य, ये 3 टॉपिक्स वहाँ पे हैं। तो इनमें से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। तो बिल्कुल उन्हीं प्रश्नों को बनाया गया है, बहुत ही बिल्कुल सटीक तरीके से पेपर बनाए गए हैं, बिल्कुल आपके पैटर्न के हिसाब से, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपको ये न लगे कि अपन ये पेपर करके अपना समय खराब कर रहे हैं। देखिए, समय बिल्कुल आपका सही रहेगा इसमें, है ना। समय का उपयोग ये रहेगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि समय आप बर्बाद कर रहे हो। निश्चित रूप से किसी भी पेपर में बहुत अच्छे पेपर बनाए गए हैं। एक आधी गलती होती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा साथियों। हालांकि मेरे हिसाब से इस प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी, यही मेरा विशेष ध्यान रखने जो वो रखा गया है इसमें। फिर भी कोई गलती होती है, माफ़ी चाहूँगा, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। चलिए, 11वां आपका प्रश्न, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य की समाप्ति पर करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। किसी बात को स्पष्ट करने हेतु करते हैं, वाक्य में जहाँ कुछ देर ठहर ना हो वहाँ करते हैं, या वाक्य में विस्मय का भाव हो तब करते हैं। तो विस्मय के भाव के लिए तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं, जो हाँ वाक्य में अपने को ठहरना हो वहाँ करते हैं। तो 11 में तीसरा ऑप्शन सही होगा। और 12 का प्रश्न आपके सामने है कि तुम्हें यह काम कर लेना होगा, वाक्य किस प्रकार का है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है। तो तुम्हें यह काम कर लेना होगा,
तो यहाँ पे आपका आज्ञावाचक होगा ऑप्शन नंबर 1 जो वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा साथियों। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 प्रकार हैं, उसमें से आपका आज्ञावाचक यहाँ पे रहेगा। अगला आपका प्रश्न, द्रौपदी का चीर होने का सही अर्थ क्या है? द्रौपदी का चीर होना बहुत पवित्र होना है, लज्जा हरण वाला होना है, या अत्यधिक कुरूप, या फिर ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। तो सही उत्तर आपका इसमें रहेगा ऐसी वस्तु जो समाप्त ही नहीं हो। द्रौपदी का चीर होना यानी ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त नहीं हो। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है? ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही करना उचित होता है, या 4 अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। तो अपना हाथ जगन्नाथ, इसका सीधा सा अर्थ होता है अपना काम स्वयं द्वारा ही करना उचित होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर मित्रों इसका रहेगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न रहेगा कि जिसका कोई शत्रु न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए कौन सा शब्द सही रहेगा? अजात शत्रु, अजीत, अजय, या आक्रांत? तो देखिए सही इसका जो रहेगा, जिसका कोई शत्रु न हो, उसका जो आपका रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द वो रहेगा अजात शत्रु। 15 में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु साथियों न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, अभी देखिए 15 प्रश्न आपके ग्रामर के हो चुके हैं। अब 15 प्रश्न अपन लेंगे टीचिंग मेथड्स के, हिंदी की शिक्षण विधियों के। ये 15 प्रश्न रहेंगे, निश्चित ही आपको पसंद आएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, या 16वां प्रश्न टेस्ट का, कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान सीखने का मौका देना चाहिए। उक्त कथन व्याख्यान विधि के लिए किसने कहा है? फ्रोबेल ने, स्किनर ने, मोंटेसरी ने, या स्पेंसर ने? तो मित्रों ये जो कथन है ये स्पेंसर का होगा। हालांकि कथन बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं, और अच्छा कथन लगा मुझे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपके लिए ये डाल दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर जो वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न है, एकांक समय में पूछे गए अर्थपूर्ण प्रश्नों की दर कहलाती है? प्रश्न सहजता, सार्थक प्रश्न, उत्तर सहजता, या इनमें से कोई नहीं? एकांक समय में पूछे गए अर्थपूर्ण प्रश्नों की दर क्या कहलाती है मित्रों? ये कहलाएगी प्रश्न सहजता। ऑप्शन नंबर 1 जो है, या ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है आपका यहाँ पे रहेगा। एकांक समय में पूछे गए अर्थपूर्ण प्रश्नों की संख्या को, अर्थपूर्ण प्रश्नों की दर को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? प्रश्न सहजता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला, वह भाषा शिक्षण विधि जिसमें प्रायोगिक कार्यों का अभाव, रटन विद्या पर बल, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, डाल्टन विधि, शोध विधि, या आपकी प्रश्नोत्तर विधि? ठीक है। रटन विद्या पर बल और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, प्रायोगिक कार्यों का अभाव, वह भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसका बड़ा सीधा सा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि। बिल्कुल सही आंसर इसका यही रहेगा, व्याख्यान विधि, इसी में ऐसा होता है। अगला आपका प्रश्न है, वर्तनी रचना शिक्षण उपागम में निम्न में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? पल्लवन, सार, संक्षेपण, वर्णन, या कविता सुपाठ? तो आपका यहाँ पे जो उत्तर रहेगा मित्रों वो रहेगा कविता सुपाठ। इसमें जो है वो रचना शिक्षण उपागम में कविता सुपाठ जो वो नहीं है शामिल। बाकी पल्लवन करना, सार संक्षेपण करना, यानी कि एक प्रकार से एक साथ सार संक्षेपण यानी लघु रूप में किसी भी चीज़ के सार को कहना, वर्णन करना, उसका सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन कविता सुपाठ उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, आयोजित शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए? अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी, साहित्य पक्ष संबंधी, व्याकरणिक नियम संबंधी, या डी उपर्युक्त सभी? तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। भाई शैक्षिक और सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए, तो शैक्षिक कार्य भी है साथ में सह शैक्षिक भी है, तो सारी बातें रहेंगी, सही बात है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? ए, विचार विनिमय को कठोर बनाना, बी, व्यक्तित्व का निर्माण करना, सी, राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना, डी, सामाजिक जीवन में प्रगति करना?
तो निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है मित्रों? तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा विचार विनिमय को कठोर बनाना। ये भाषा का कार्य नहीं है, विचार विनिमय को कठोर बनाना कार्य नहीं है निश्चित तौर पे। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छात्रों को लिखना सिखाने के पहले किस प्रकार की रेखाएं खींचनी चाहिए? सीधी और तिरछी रेखाएं, सीधी रेखाएं, लिपि के मोड़, वृत्त एवं अर्धवृत्त रेखाएं। तो इसका सही उत्तर मित्रों रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृत्त एवं अर्धवृत्त रेखाएं। छात्रों को लिखना सिखाने के पहले किस प्रकार की रेखा खींचनी चाहिए? तो जैसे वृत्त इस प्रकार की रेखा है ना, अर्धवृत्त की रेखाएं, इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, ये अगर बच्चा सीख लेता है, देखिए आड़ी तिरछी सीधी रेखा सीखना आसान है, ठीक, वो भी सिखानी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो वृत्त एवं अर्धवृत्त रेखाएं ज़्यादा सही रहेगा इस प्रकार की, क्योंकि लगभग सभी अक्षरों में ये घुमावदार आकृतियाँ जो काम में ली जाती हैं। तो लिखना सिखाने से पहले किस प्रकार की रेखाएं खींचनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो वो सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा, वृत्त एवं अर्धवृत्त रेखाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न 23वां प्रश्न है कि दृश्य सर्वे उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है मित्रों? दृश्य सर्वे उपकरणों से संबंधित बहुत अच्छा कथन है और परीक्षा में पूछा गया कथन है। ये बलेयर ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है या स्किनर ने? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा क्रो एंड क्रो का ये कथन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न 24वां, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? ए, सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, बी, बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, सी, व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण और डी, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। तो मित्रों इसका आंसर रहेगा लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि निश्चित दूरी की बात की जा रही है, शब्दों के बीच में क्रम वगैरह की बात की जा रही है, सही आकार की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण जो वो यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न क्या था? तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? अपने उद्देश्य क्या है वो दिए गए हैं पहले, उसके बाद में है कौन सी दक्षता की बात यहाँ पे की जा रही है, किस दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? तो लिखने संबंधी की बात रहेगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक है? सरल शब्दों का अर्थ पूछना, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, सामान्य शब्दों का अर्थ पूछना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। देखिए इसमें क्या, देखिए बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता व व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए, है ना, प्रवीणता और व्यापकता को देख रहे हैं अपन, तो कठिन शब्दों का अर्थ पूछना पड़ेगा अपने को भाई, तभी तो प्रवीणता का पता चलेगा, तभी तो व्यापकता का पता चलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर मित्रों रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न नंबर 26, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है? ए, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, बी, समंकन योजना तैयार करना, सी, प्रश्न निर्माण करना और डी है शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना। तो मित्रों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये जो वो आपका उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। बाकी समंकन योजना तैयार करना हो, प्रश्न निर्माण करना हो, शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना हो, सारी बातें सही हैं, लेकिन छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना ये एक प्रकार से निदानात्मक शिक्षण में जो अपन कर सकते हैं, लेकिन उपलब्धि परीक्षण में ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर इस प्रश्न का रहेगा। चलिए 27वां प्रश्न आता है आपके सामने कि कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, जब वो लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। बी है गलत वर्तनी वाले शब्दों का पर लाल स्याही से घेरा, है ना, या क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। डी, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। तो इसमें सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए
कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, यानी बच्चे से बच्चा सही से लिखे इस प्रकार का माहौल, खुद भी अपन सही लिखें, है ना, ताकि बच्चा बिल्कुल उसका अनुसरण करता है। भाई बच्चे की आदत है वो शिक्षक का अनुसरण करता है, ठीक है। इसलिए जब बोर्ड के ऊपर चाहे आपसे कितनी भी गलतियाँ होती हों, लेकिन मैं भी अपनी कक्षा में करता हूँ कि भाषा देखिए, हिंदी भाषा में मेरी मात्रा की छोटी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कुछ भी गणित में या विज्ञान में लिखना होता है बोर्ड के ऊपर, तो वो चीज़ अगर मुझे उस मात्रा का सही से ज्ञान नहीं है तो मैं उस मात्रा को कन्फर्म करता हूँ किताब में से, उसके बाद मैं उसको बोर्ड पे लिखता हूँ, क्योंकि बच्चे अपने को फॉलो करेंगे। अगर अपन गलत पढ़ाएंगे तो बच्चे गलत सीखेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर यही रहेगा। अगला प्रश्न, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण क्या है? पाठों की संख्या सीमित होना, बी विधागत विविधता होना, सी सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश, और डी है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। तो कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, पाठों की संख्या सीमित होना, विधागत विविधता का होना, सभी व्याकरणिक तत्वों को समावेश करना, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। तो इसमें तो उत्तर जो निश्चित ही बी ऑप्शन सही रहेगा, विधागत विविधता होना, यानी उसमें गद्य पाठ भी हो, पद्य भी हो, एकांकी वगैरह ये भी हो, कहानियाँ भी हो, सब कुछ चीज़ों का मिक्सचर हो तो वो बड़ा अच्छा रहता है। विभिन्न विधाएं जो हिंदी की हैं वो सारी समाहित होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 29वां आपका प्रश्न, जिस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है वो कौन सा है? ओवरहेड प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रोजेक्टर में, अपारदर्शी प्रोजेक्टर या एपिडास्कोप में। अपारदर्शी प्रक्षेपक भी इसको बोलते हैं और एपिडास्कोप भी बोलते हैं, और फिल्म स्ट्रिप में। तो इसका मित्रों जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ओवरहेड प्रोजेक्टर में, यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर यहाँ पे सही रहेगा। जो दृश्य उपकरण का उपयोग जो पारदर्शी, एक मतलब प्रश्न क्या है कि जिस द्रव्य बार बार में द्रव्य निकल रहा है मुंह से, जिस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का उपयोग किया जाता है ना, पारदर्शी मतलब अपन अक्षरों को छोटे अक्षरों को बड़े रूप में अपन पर्दे पर डाल सकें, तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर रहेगा। हालांकि इस प्रश्न में कोई ना कोई कमी रही है, ये शब्द बीच में छूटा है, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हालांकि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर साथियों आपका रहेगा। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, आगे से ध्यान रखूँगा कि इस तरह की मिस्टेक न हो। प्रश्न में थोड़ा प्रिंटिंग में एरर रह गया। अगला आपका प्रश्न मित्रों 30वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? ए मुक्त अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, या सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने के लिए भाई भाषागत रचनात्मकता, बच्चा किसी चीज़ को कितने रचनात्मक रूप से लिख सकता है, किस प्रकार कितने शानदार तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकता है, तो ऐसा अपन मुक्त अंत वाले प्रश्नों में ही जांच सकते हैं। ऐसा मुक्त अंत वाले प्रश्नों में ही जांच किया जाना संभव होता है, जिसमें बच्चा बिल्कुल अपने मन से, डिटेल से, रचनात्मकता के साथ लिखता है किसी चीज़ को। तो रचनात्मकता की, सृजनात्मकता की जांच करनी है तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पे आपका जो मुक्त अंत वाले प्रश्न है वो आपका रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो सही उत्तर होगा। तो मित्रों ये थे आपके 30 हिंदी के प्रश्न। ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको टेस्ट कैसा लगा। अगर टेस्ट अच्छा लगा तो निश्चित ही साथियों आपको ये टेस्ट जो है वो सभी दोस्तों के साथ सेंड करना है, और आपको निश्चित रूप से बताना है कि टेस्ट जो वो बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से भी है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से है, बिल्कुल आपकी आने योग्य टेस्ट है ना। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल से जुड़िएगा। नए साथी हैं जो, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियोज़, शानदार वीडियोज़ मिल सकें। और मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।